हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या क्या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आखिर है क्या। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑल। सो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी का क्या सिचुएशन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मींस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947, जब हम लोग आजाद हुए थे। ओके, तो हमारी इकोनॉमी का क्या सिचुएशन था, तो चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो इकोनॉमी थी, तो थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि क्या सिचुएशन था। तो ड्यूरिंग मुगल्स पीरियड, तो मुगल पीरियड के टाइम पर हमारी इकोनॉमी जो थी, मीन्स कि अगर हम बात करें 18th सेंचुरी, तो हमारी 18th सेंचुरी में जो हमारी इकोनॉमी थी वो अप्रॉक्स पूरे वर्ल्ड में हम लोग 24% पूरे वर्ल्ड की का जो एक्सपोर्ट था वो टोटल का टोटल इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट था। हम लोग यहाँ से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। इंडिया के मुस्लिम्स हो गए, ठीक है, ये सब हम लोग बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते थे। बट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी ने बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया हमारे कंट्री के। और इसके फौरन बाद ही बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। तो इन दोनों ने हमारे कंट्री इकोनॉमी को बहुत काफी ज्यादा अफेक्ट किया। देन आफ्टर दिस बैटल हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट हो गई, और साथ ही साथ हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल आ गई। ब्रिटिश रूल आने के बाद आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति, 1857 के रिवॉल्ट, तो 1857 का जो रिवॉल्ट था इसने बहुत सारी चीजों को चेंज किया हमारे यहाँ। क्योंकि अब तक क्या था कि हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, अब क्या होने लगा, पूरी तरीके से इम्पेयर का वहां का रूल होने लगा। मतलब क्वीन विक्टोरिया हमारे यहाँ का, मतलब एक तरीके से वो हमारे कंट्री पे रूल करने लगी। और आफ्टर 15 अगस्त 1947, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ 1947, मतलब इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन इस तरह का हो जाता है कि जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी आती है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ बहुत सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब हमारे यहाँ काफी ज्यादा आती है। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे यहाँ पूरी तरीके से हम लोग किसके अंडर में हो गए थे, हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही थे। क्योंकि 1757 के रिवॉल्ट्स के बाद ही जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद यहाँ पे प्लासी प्लंडर होता है। तो हम इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ये तो हमने कुछ इसका बैकग्राउंड देख लिया, तो चलिए समझते हैं। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज टू रिड्यूस इंडिया इनटू द फीडर इकोनॉमी फॉर ब्रिटिश रैपिडली इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंग्लैंड में क्या हो रहा था, कंप्लीटली इंप्रूवमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो लोग जा रहे थे। और आपको पता होगा कि 1833 तक पूरी तरीके से इंडिया में सेंट्रलाइजेशन था। हम लोग 1773 से 1833 तक सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ गए थे। तो क्या हुआ था कि 1773 से 1833 तक यहाँ से हम लोग सेंट्रलाइजेशन की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो सेंट्रलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाता है कि वो पूरी की पूरी इकोनॉमी इनके अंडर में आ जाती है, और ये हर तरीके से चाहते थे कि इंडिया को सप्रेस करना, क्योंकि इंडिया एक काफी बूमिंग कंट्री थी। तो ब्रिटिश का मेन काम क्या था कि वो इंडिया को चाहते थे कि हम इसको एक ऐसी इकोनॉमी बना दें जहाँ पे ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हम यहाँ से रॉ मटेरियल्स को उठाएं और रॉ मटेरियल्स को उठाकर बाहर के देशों में भेजें। मतलब कि ये अपने देश की बात कर रहे हैं कि अपने देश में ये यहाँ से उठाकर भेजना चाहते थे रॉ मटेरियल्स को। तो इसके लिए इन्होंने रोडवेज, रेलवेज, ये सब का भी डेवलपमेंट किया। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज इकोनॉमी वाज इन वेरी बैड शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल जो था, तो ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते आ रहे थे। तो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने की वजह से क्या हो रहा था कि इन्होंने यहाँ बहुत सारे चेंजेस किए थे। ऐसा भी नहीं था कि कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन था, बट हाँ, इन्होंने जो भी चीजें देखी वो कंप्लीट प्रॉफिट मोटिव देखा कि आखिर हम किस तरीके से अपने यहाँ प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा इनका किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। और उसी को लेकर इन्होंने यहाँ रेलवेज और रोडवेज वगैरह को भी इम्प्रूव किया। और हम लोग अप्रॉक्स नियर अबाउट
200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल में रहे। बट 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल से पहले की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ क्या था कि अप्रोक्स 24% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट आर अंडर इंडिया। इंडिया से वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता था 24%। तो चलिए समझते हैं इसको आगे। तो लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो हम एक तरीके से क्या हो गए थे, हम पूरी तरीके से कॉलोनी हो गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनी बनाया था। कॉलोनी बनाने का मतलब, कॉलोनियल रूल बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनकी एक कॉलोनी है। जैसे कि हमारे यहाँ, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम एक कॉलोनी थे इनके लिए, इंडिया इनके लिए कॉलोनी थी। और कॉलोनी का काम क्या होगा, कॉलोनी से बस इनका काम था कि हम प्रॉफिट जितना से ज्यादा हम प्रॉफिट करके अपने यहाँ ब्रिटेन भेजें। तो ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा इनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गया था। अप्रोक्स 1811 के अप्रोक्स में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे और यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड भी हो रहा था। तो 18th सेंचुरी इकोनॉमी वाज प्राइमरी एग्रीकल्चर। तो इंडिया में क्या चीज था उस टाइम पे, इंडिया में एट दैट टाइम आवर इकोनॉमी आर मोस्टली एग्रीकल्चर। और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही ज्यादातर डिपेंडेंट थे। इंडिया वाज नोन फॉर इट्स डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड। तो आपको पता होगा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया की पूरी दुनिया में फेमस थी। और यहाँ से लोग मुस्लिम्स मंगाते थे और बहुत सारी चीजें मंगाते थे। इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि उनका खुद का अपना एक मोटिव होता है। जैसे कि अगर हम भी अपने आप को देखें तो हम क्या चाहते हैं कि पहले हम अपने आप को खुश कर सके, हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। अगर अंबानी है या कोई भी है तो वो क्या सोचेगा, फर्स्ट उनका प्रॉफिट मोटिव होगा। ठीक है, इन द सेम वे ब्रिटिशर्स भी थे। तो उनका खुद का इंटरेस्ट था कि वो अपने कंट्री को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहते थे। इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के मुकाबले वो अपने कंट्री को करना चाहते थे। लो लेवल ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम मेजर ही नहीं किया जाता था। यहाँ के लोग जितना पहले ज्यादा हैंडीक्राफ्ट और इन सारी चीजों के ऊपर थे, इन्होंने क्या किया, आकर के पूरी तरीके से हैंडीक्राफ्ट को स्पॉइल किया चीप गुड्स से। ये क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स उठाया, रॉ मटेरियल्स उठा के अपने यहाँ भेजा और अपने यहाँ भेजने के बाद वहां से फिनिश्ड गुड्स मंगा के यहाँ बेचा। और यहाँ जब बेचा तो स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ही लो कॉस्ट पे बेचा। जस्ट लाइक अगर आप अभी के कंपैरिजन में अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे समझो कि आप जियो, ठीक है, तो जियो ने क्या किया, जियो ने फ्री दिया। फ्री देने के बाद उन्होंने क्या किया, एक मार्केट को कैप्चर किया। जब पूरा मार्केट कैप्चर हो गया देन आफ्टर उन्होंने रेट अपना बढ़ाना शुरू किया। एंड एट प्रेजेंट टाइम आप देख सकते हो कि जियो किस किस जगह पर है। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ किस तरीके से आपको किसी चीज में एंट्री करना है। तो उसी तरह का यहाँ पे कुछ काम हुआ था। उन्होंने क्या किया कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स उठाया, उसको अपने यहाँ भेजा, प्रोसेस करने के बाद फिर से यहाँ ला के बेचा। और शुरुआत में उन्होंने बहुत ही चीप रेट पे बेचा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का खादी वगैरह भी जो था वो भी अफेक्ट हुआ बाद में। तो ये सारी चीजें हुई। तो some individual attempt which were made to measure such income yielded conflicting and inconsistent result among the notable estimator। तो कुछ इंडिविजुअल ने अटेम्प्ट भी किया कि मेजर करना का कि आखिर नेशनल इनकम को मेजर कर सके कि आखिर हमारे कंट्री का क्या सिचुएशन है और हमारी नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरे कंट्री में क्या प्रोडक्शन हुआ है। आप इस तरीके से भी इसको मतलब तीन तरीके से मेजर करते हैं। तो अभी तो हमें ये समझना नहीं, अभी हमें बस बात करनी है कि आखिर इन्होंने मेजर करने की कोशिश की कि किस तरीके से जो रिजल्ट था इन्होंने, क्योंकि ये लोग मेजर नहीं कर रहे थे नेशनल इनकम को भी, नहीं पर कैपिटा इनकम को भी, ये सारी चीजों को बिल्कुल मेजर ही नहीं करना चाह रहे थे, इस चीज को इग्नोर करके चल रहे थे। तो एट दैट टाइम दादा भाई नायडू जी ने भी अपनी किताब लिखी थी, विलियम डिग्बी, फिनले शिराज। तो इन सब लोगों ने कोशिश किया ये सब। तो इन लोगों ने एक एस्टिमेट निकाला कि हाँ इतना होना चाहिए। तो उस वक्त जो राव थे, तो राव ने जो डेटा दिया था वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, तो बंगाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी। और बंगाल में क्या था, तो बंगाल की उसका कैपिटल आप ऐसे समझ सकते हो ढाका, जो अभी एट प्रेजेंट अगर हम समझे तो कहाँ है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की कैपिटल जो है ढाका। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ढाका मसलिन्स जो थी वो काफी ज्यादा फेमस थी। तो ढाका मसलिन्स क्या था, एक तरीके का टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ था और ये पूरी दुनिया में फेमस था। और ये यहाँ से काफी ज्यादा लोग अपने यहाँ प्रेफर भी करते थे। और इसकी ओरिजिन कहाँ थी, तो बंगाल। और इसको मलमल शाही भी कहा जाता था, किसके द्वारा, तो इट वाज सेड बाय फॉरेनर्स। फॉरेनर्स इसको मलमल शाही भी कहते थे, फॉरेनर्स इसको मलमल शाही भी कहते थे और मलमल खास भी कहते थे।
देन आफ्टर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्राइमरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। 85% ऑफ द कंट्रीज पीपल लिव इन अ विलेज। हमारे यहाँ के 85% पीपल कहाँ रहते थे? तो गांव में रहा करते थे। तो जब गांव में रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी? हम लोग क्या करते थे? तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। एंड द रीजन फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर वेयर, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या रीजन था कि आखिर वो स्टैग्नेंट हो गई थी? स्टैग्नेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि उसी जगह पर फिक्स हो गई थी। जैसे आप बात करो कि अब क्या हुआ कि कोई चैनल है या कोई भी आप इंस्टाग्राम समझ लो या कुछ भी आप समझ लो, तो वो क्या होता है कि आप यहाँ से अगर बढ़ा और यहाँ बढ़ने के बाद इस जगह पे जाके वो स्टॉप हो गया, अब इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये आपका एक स्टैग्नेंट हो गई। तो क्या था रीजन फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी? तो एक रीजन था आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो हम इसके रीजंस को देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या थे? तो जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। जमींदार में जमीन, तो जमींदार में क्या था कि ये जमींदार अपने आप को ज्यादातर प्रॉफिट वो कमाते थे। तो इसको समझते हैं कि जमींदारी में आखिर हुआ क्या था। तो जमींदारी सिस्टम, तो जमींदारी प्रॉफिट विच केम फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ जमींदार इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर। तो जो भी प्रॉफिट होता था तो जमींदार अपने पास रखते थे। जमींदार नहीं चाहते थे कि हम उसको कल्टीवेटर को दें। क्यों? क्योंकि कल्टीवेटर को अगर वो देंगे तो उससे कुछ उनका प्रॉफिट नहीं है। वो देख रहे हैं कि हम एक्सप्लॉइट किस तरीके से कर सकते हैं। जिसके पास भी पावर होता है वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है। तो जमींदारी सिस्टम में यही था कि वो कल्टीवेटर को प्रॉफिट ना देकर के वो खुद को अपने हाथ में रखते थे। और अगर खुद भी रखते थे तो वो कुछ रिफॉर्म नहीं कर रहे थे कि हम कल्टीवेटर को हम कुछ रिफॉर्म करके दे दें कि हाँ चलो हम तुम्हारे यहाँ के इरिगेशन को हम कर देंगे तुम्हारे यहाँ का, या तुमको हम अच्छी सीड्स, वैरायटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था। साथ ही साथ जमींदार एम was to gain profit ignoring whatever the economic condition of the cultivator। तो कल्टीवेटर के पास क्या है? कल्टीवेटर के पास कुछ है ही नहीं। जमींदार के पास पूरी जमीन है, वो अपने अंडर रखे हुए हैं, कल्टीवेटर को काम करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ इस जगह पे काम करना है आपको, और बाकी उसके अलावा प्रॉफिट से उनको कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप कहीं कभी उठा के आप देख लो अपनी सिचुएशन को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गरीब है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसके लिए क्या है कि कल्टीवेटर है, अब वो कुछ काम करने वाला है, उनको क्या करोगे? जैसे आज की डेट में अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में आप समझो कि कोई रोड पे कोई कॉबलर है, अगर वो आपका जूता सिल के दे रहा है तो आप उसको 10 रुपए दे देते हो, 5 रुपए दे देते हो, बट उस 5-10 रुपए से उसका कुछ तो ऐसे होने वाला है नहीं, बट हाँ लगता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ दे दिया। इन द सेम वे उसके लिए वो बहुत कुछ है। वही चीज यहाँ पे भी था। कल्टीवेटर के लिए क्या था कि कल्टीवेटर को चलो हाँ इतना मुझे खाने पीने को मिल जा रहा है, बस हम उसी में खुश हैं, इतने में ही मेरी जिंदगी चल जाएगी, बट दिस विल नॉट इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। और यहाँ पे क्या होता है? जमींदार प्रॉफिट अपना कमा रहे थे। साथ ही साथ रेवेन्यू सेटलमेंट प्रोसेस, जमींदार हैड टू डिपॉजिट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी विद इन अ गिवन डेट। अगर वो गिवन डेट में अगर उस अमाउंट ऑफ मनी को अगर वो सबमिट नहीं कर पाते थे तो उनको अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ जाता था। तो इस वजह से जमींदार के ऊपर काफी ज्यादा बोझ भी पड़ा हुआ था कि वो उनको एक्सप्लॉइट करना पड़ता था कल्टीवेटर को। अगर वो कल्टीवेटर को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो वो एट द सेम टाइम कि हाँ उनका एक डेट फिक्स कर दिया जाता था कि इस पर्टिकुलर डेट पे आपको इतनी बजे से पहले, मतलब शाम होने से पहले आपको इतने पेमेंट को आपको करना है। तो वो चीज अगर वो नहीं कर पाते थे तो उनको इस जगह से उनके पोस्ट से हटा दिया जाता था। देन आफ्टर रैयतवाड़ी सिस्टम, क्योंकि 3 तरह के सिस्टम्स थे। तो रैयतवाड़ी सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा इन 1820। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी पहले तो क्या कर रही थी? जमींदारी सिस्टम था। अब यहाँ पे क्या होने लगा कि इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं हम डायरेक्टली पीजेंट से ही पैसे कलेक्ट करते हैं, ये बीच वाला सिस्टम हटा ही देते हैं जो एक मीडिएटर टाइप का जिसको कहते हैं। और ओनरशिप राइट दे दिया गया किसको? तो पीजेंट्स को कि आप अपना यहाँ पे काम कीजिए, उसके बाद मुझे इसका पेमेंट कीजिए। और रेवेन्यू रेट किस तरीके से रखा गया? तो पहले के मुकाबले इसको बढ़ा दिया गया रैयतवाड़ी सिस्टम में, और इसको रखा गया कि 50% जहाँ पे लैंड सूखी जमीन होगी, और जहाँ पे 60% वहां पे होगा जहाँ पे इरिगेटेड लैंड होगी। जिस जगह पे खेती वगैरह ये सब हो रही है तो उस जगह से आपको 60% आपको देना है। देन आफ्टर महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 1833 में, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वायरन हास्टी। ठीक है, उसके बाद the village committed with the village committee was held responsible for the collection of tax। अभी तक क्या था? पिछली बार जैसे कि जमींदार में जमींदार थे, ठीक है, जमींदार में जमींदार हेड थे, उन्होंने कल्टीवेटर को एक्सप्लॉइट किया। देन आफ्टर रैयतवाड़ी में क्या था कि पीजेंट्स के हाथ में इन्होंने दे दिया रैयतवाड़ी में, तो रैयतवाड़ी में पीजेंट्स के हैंड में आ गया। देन आफ्टर महलवाड़ी में क्या हुआ कि इन्होंने कलेक्टिव ओनरशिप दे दी।
तो कलेक्टिव ओनरशिप देने से क्या होता है कि चलो ठीक है, आप पूरे विलेज की एक कमेटी है, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपको कलेक्शन करना है, आप कलेक्शन करके, मतलब कि पहले एक सब पर्सन अपना अलग अलग जाता थे रैयतवाड़ी में। महलवाड़ी में क्या होने लगा कि सब लोग अब 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उन सबको कहा गया कि आप ऐसा कीजिए कि आप सब साथ में आइए पेमेंट करने के लिए। तो ये हो गई आपकी महलवाड़ी सिस्टम। देन आफ्टर, तो अभी हम आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे द रीजन फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर किस वजह से स्टैग्नेंट हो गया, तो उसी जगह पे रह गया था। तो एक तो कि आपको जमींदारी रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम इस तरीके से उनके ऊपर इम्पोज किया गया कि वो सिस्टम वहीं के वहीं लोग रह गए। देन आफ्टर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया कि एग्रीकल्चर को हम लोग क्या करेंगे, बाहर भेजेंगे, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं। और लोगों को क्या किया, इंकरेज किया कि आप ऐसा कीजिए, आप कैश क्रॉप प्रोड्यूस कीजिए फूड क्रॉप के बदले। तो फार्मर्स क्या करने लगे, अब कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने लगे इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप, जिसकी वजह से क्या होने लगा, कुछ जगह पे हायर यील्ड होने लगी कैश क्रॉप की। और जब उनके पास फूड क्रॉप नहीं होगा तो खाने को नहीं होगा, जब खाने को नहीं होगा तो ऑटोमेटिक। और ये क्या करते थे फूड क्रॉप्स को, ये क्या करते थे, कैश क्रॉप्स को यहाँ से उठाया, इन्होंने उठा करके सीधा अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में इसको भेज दिया। उसके बाद क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो अब क्या हो रहा था कि जो जो जमींदार थे, ये सब थे, इनको पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो अब आपके पास जो प्रोडक्शन है वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड वाज वेरी लो, बिकॉज कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। इनकी जो जमीन है, इनको जो लैंड दिया गया है, इस लैंड पे ना ब्रिटिशर्स ध्यान दे रहे थे, ना जिनके अंडर में इसको दिया गया था वो ध्यान दे रहे थे। सब अपने अपने तौर पे इसको देख ही रहे थे। तो इनकी जो जमीन थी, जो इस पे पहले कुछ मान लेते हैं पहले 50 हेक्टेयर प्रोड्यूस होता था, अब क्या होने लगा, वहां 40 प्रोड्यूस होने लगा, फिर क्या होने लगा 30 प्रोड्यूस होने लगा, क्योंकि इरिगेशन पे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ना सीड्स पे ध्यान दे रहे थे, ना ही कुछ और चीज पे ध्यान दे रहे थे। तो ये सारी चीजों की वजह से काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कैश क्रॉप के लिए ज्यादा पैसा दे रहे थे, ठीक है, एज कंपेयर टू फूड क्रॉप्स। तो जब कैश क्रॉप्स के लिए ज्यादा पैसा दिया जाएगा तो लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे। तो कैश क्रॉप जब प्रोड्यूस करेंगे तो इंडिया में क्या सिचुएशन आ जाएगी, इंडिया में सिचुएशन ये आ जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये कैश क्रॉप से ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो फूड का शॉर्टेज होगा, जब फूड का शॉर्टेज होगा तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आ जाएगी, तो सूखा पड़ेगा, मतलब कि फेमाइन टाइप का कंडीशन आ जाएगा, मतलब कि माइजरी वाली सिचुएशन आ जाएगी, लोग भूखे मरेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे माल न्यूट्रिशन का कंडीशन आएगा, तो ये सारी चीजें होंगी। साथ ही साथ पार्टीशन ऑफ कंट्री, इसने भी काफी ज्यादा अफेक्ट किया हमारी कंट्री को, क्योंकि क्या होने लगा कि जूट मिल्स, क्योंकि आफ्टर 1947 तो क्या होने लगा कि जूट मिल्स वगैरह जो थी, ठीक है, कोलकाता में टेक्सटाइल मिल्स जो थी मुंबई एंड अहमदाबाद में, तो यहाँ पे शॉर्टेज होने लगा। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया की, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे पाकिस्तान के रीजन में जो चला गया, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रीजन था वेस्ट पाकिस्तान का, वो रिच फूड प्रोड्यूसिंग रीजन था, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, इंडस रिवर हुआ करती थी। तो इंडस रिवर, तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं इन द जोन कार्बन ब्रिट्स लो, तो इंडस थी, झेलम थी, चिनाब थी, तो रवि थी, तो इंडस रिवर बेसिन थी। तो ये काफी ज्यादा प्रोड्यूसिंग रीजन था। ये प्रोड्यूसिंग रीजन आफ्टर द पार्टीशन ये चला गया पाकिस्तान के पास, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान और सिंध का ये रीजन था, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में फूड क्राइसिस होगी। तो पार्टीशन ऑफ द कंट्री भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। ओके, तो अगर हम एक बेसिक अगर हम आइडिया लें पहले वाले पॉइंट सारे से, तो आपको समझ में आएगा कि 85% ऑफ आवर कंट्री जो थी वो कहाँ रह रही थी, गांव में रह रही थी। वो अपने फूड्स वगैरह जितनी भी चीजें थी वो किससे ले रही थी, तो लिवलीहुड्स वगैरह एग्रीकल्चर से ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट थी। साथ साथ क्या होने लगा, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो स्टैग्नेंट होने लगा, उसी जगह पे वो फिक्स हो गया पूरी ब्रिटिश रूल में, जो कि पहले अप्रोक्स 24% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी हम लोग डील करते थे, मतलब हम एक्सपोर्ट काफी ज्यादा करते थे। अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा था, बट एक्सपोर्ट क्या हो रहा था एट प्रेजेंट टाइम ऑफ व्यू, एक्सपोर्ट जो हो रहा था
दैट इज रॉ मटेरियल्स। हम लोग रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे थे और रॉ मटेरियल से हमारी कुछ प्रॉफिट नहीं हो रही थी, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट हो रहा था वो ब्रिटिशर्स उस सारे जो एक्सपोर्ट करने से ऑब्वियसली बात है कि पैसा आएगा ही, बट ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस पैसे को वो अपने वॉर वगैरह में यूज कर लेते थे, अपने कंट्री की इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करने में यूज कर लेते थे। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा बढ़ नहीं पाई। साथ साथ इन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की वजह से हम लोग को काफी ज्यादा ही एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन को देखना पड़ा हमारे यहाँ। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल फैसिलिटी, जो अभी मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे, कि हम एग्रीकल्चर पे बिल्कुल ना, हम उसको इरिगेशन में हम हेल्प कर रहे थे, ना किसी चीजों में हेल्प कर रहे थे। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी वहीं की वहीं रुकी हुई थी। साथ ही साथ अगर हम समझे कि ना ही हम लोग के यहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा था कि हम बेस्ट चीजों को यूज करें एग्रीकल्चर में, लाइक हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, या ट्रैक्टर की जगह हम हार्वेस्टर वगैरह को यूज करें, या कुछ वैसी चीजें कुछ भी नहीं हो रही थी। हम लोग वही पुरानी चीजों पे चल रहे थे। साथ ही साथ हम लोग क्या करने लगे, हम लोग जैसे आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्या करने लगे, रॉ एक्सपोर्ट करने लगे, रॉ मटेरियल्स को हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे। तो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने की वजह से क्या होने लगा कि हमारे पास खुद के खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता था। हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल भेजते थे, हमारे यहाँ वहां से एक्सपोर्ट होकर के फिनिश गुड आता था। तो जो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, बिल्कुल ये सही तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को क्या कहा जाने लगा कि फार्मर्स को कहा जाने लगा कि लैब से कीजिए आप कैश क्रॉप को प्रोड्यूस कीजिए। साथ ही साथ पार्टीशन जो कंट्री का था, उसने भी हमारी इकोनॉमी को काफी ज्यादा अफेक्ट किया है। ओके, तो चलिए हम लोग अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखते हैं। इसको स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप।